वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरएस मुख्य परीक्षा की कॉपीज कैसे चेक होती है, इसका मार्किंग पैटर्न क्या रहता है, हम किस तरह से आंसर लिखते हैं तो कितने नंबर हमको मिलते हैं, इसकी एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है। पहला वीडियो मैं बना चुका हूं, यह है सेकंड वीडियो। देखिए, एक क्वेश्चन आपके सामने है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में उपबंधित प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के निहितार्थों को स्पष्ट करें। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आया था पिछले एग्जाम में, मतलब आरएस 2018 में। अब इस बंदे ने क्या आंसर किया, देखिए इन्होंने लिखा है कि संविधान के इस अनुच्छेद को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, जिसके कारण ये अधिकार व्यक्ति को हमेशा अस्तित्व में व्यक्ति को हमेशा अस्तित्व में रहता है। समय समय पर इसका विस्तार किया जाकर इसे पुष्ट किया है, जैसे शिक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार आदि। अब देखिए, इन्होंने बहुत कम चीज़ें लिखी है। इसमें कई वाद का उल्लेख करना था जो नहीं किया गया है। मैंने ऐसी कई कॉपीज़ देखी जिनमें कई लोगों ने 5 वाद, जिन्होंने 5 वाद लिखे हैं उनको 5 नंबर भी मिले हैं, जिन्होंने 4 लिखे हैं उनको 4 नंबर मिले। अब इस बंदे ने एक भी वाद नहीं लिखा है, फिर भी इनको 2.5 नंबर मिले हैं। तो ये भी एक मार्किंग पैटर्न है। कभी कभी आपको ऐसे भी नंबर मिल जाते हैं। 5 में से 2.5 नंबर मिलना बहुत अच्छी बात होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचित की प्रक्रिया में कमियों का वर्णन कीजिए। अब इस बंदे ने क्या लिखा, देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचित के मंडल में सदन के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कमियां क्या हैं? छोटे राज्यों के मतों का मूल्य कम होना, बड़े राज्यों का दबदबा, प्रथम वरीयता से निर्वाचित न होने पर द्वितीय वरीयता को अपनाने की लंबी प्रक्रिया। अब बहुत ही सिंपल से रीज़न इन्होंने बताए हैं, सिंपल सी कमियां बताई हैं, फिर भी 5 में से 2 नंबर इनको मिले हैं। मतलब कोई भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा रिलेटेड भी आप मैटर लिखते हैं, अपने आंसर में उसे डालते हैं, तो आपको नंबर मिलते हैं। 2 नंबर, 5 में से 2 नंबर कोई बुरे नंबर नहीं है, 2 नंबर भी मिलते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब नंबर मिले हैं। किसी ने बहुत अच्छा लिखा तो उसको 3, 3.5, 4 नंबर मिल जाते हैं, लेकिन 2 नंबर भी ख़राब नहीं होते। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, इस बंदे को 5 में से 3 नंबर मिले हैं। बहुत सारे लोगों को 5 में से 0 नंबर, आधा नंबर, 0 नंबर, आधा नंबर ऐसे मिले हैं। ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या लिखा है इसमें। राजस्थान की राजनीतिक जननांकिकी, मतलब पॉलिटिकल डेमोग्राफी ऑफ राजस्थान के बारे में क्वेश्चन था। अब इन्होंने क्या लिखा, देखिए, राज्य में राजनीतिक जननांकिकी के तहत हाल ही में संपन्न 15वीं विधानसभा तथा 17वीं लोकसभा चुनावों में स्थिति निम्न थी। क्या लिखा है इन्होंने? 15वीं विधानसभा और 17वीं लोकसभा के बारे में इन्होंने बताया। 15वीं विधानसभा मतदाता 4.76 करोड़, वोट प्रतिशत 74.69%, कुल सीट 200, इसमें एससी के लिए 34, एसटी के लिए 25 रिजर्व है। कांग्रेस को 100 सीटें, बीजेपी को 73, निर्दलीय को 13, महिला सदस्य 24 जो कि 12% है। प्रमुख दल कौन कौन से? कांग्रेस, बीजेपी, साम्यवादी पार्टी, बीटीपी, आरएलटीपी, बीएसपी। सर्वाधिक मतदान पोखरण 87%। बहुत अच्छी चीज़ें इन्होंने लिखी, बहुत सारे फैक्ट इसमें यूज़ किए इन्होंने। फिर 17वीं लोकसभा के बारे में इन्होंने क्या लिखा है कि 2 चरणों में मतदान हुए, 19 अप्रैल और 6 मई, मतलब राजस्थान में। मतदाता 4.88 करोड़, वोट प्रतिशत 66.07%, कुल सीट 25, एससी 4, एसटी 3, बीजेपी 24 सीट्स, आरएलटीपी 1, एनडीए 25, महिला सदस्य 3, प्रमुख दल कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, आरएलटीपी। सर्वाधिक मतदान श्री गंगानगर। अब इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें लिखी है और बहुत सारा मैटर इन्होंने इसमें यूज़ किया है, तो इनको 5 में से 3 नंबर मिले। तो इस तरह से आप लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर का एक क्वेश्चन था, दक्षिण पूर्वी एशिया में भारत चीन संबंधों के संयुक्त राज्य अमेरिका के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। अब देखो, इसमें इन्होंने एक मैप भी बनाया है और इन्होंने क्या लिखा, देखिए, दक्षिण पूर्वी एशिया चीन द्वारा दक्षिण चीन पर किए जा रहे अपने दावे को लेकर भारत तथा अमेरिका द्वारा मालाबार तथा रिमपैक्ट संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन, क्वाड की स्थापना, अमेरिका द्वारा भारत को सुरक्षा सहयोगी का दर्जा देना, LAMDA समझौता करना शामिल, जिसमें चीन को काउंटर किया जा सके,
इस जवाब में चीन ने मोतियों की माला योजना BRI प्रोजेक्ट को बढ़ाया जा रहा है। तो इनको जो जो याद आ रहा था अमेरिका, इंडिया और चीन के संदर्भ में, वो सारी चीज़ें इन्होंने इसमें ऐड की है। अब इसका फ़ायदा क्या मिला इनको? 5 में से 3 नंबर मिले हैं। बहुत अच्छे नंबर है, 60% मार्क्स है, तो बहुत अच्छे होते हैं 5 में से 3 नंबर। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसमें जो चीज़ें आपको याद है वो सारी उसमें ऐड कर दीजिए, आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन था हेनरी फेयोल द्वारा दिए गए प्रबंध के 5 कार्य लिखिए। सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन इसको मैंने इस स्क्रीन पे क्यों रखा है, इसका एक रीज़न है। पहले इन्होंने ये चीज़ें लिखी थी, देखिए, समय व गति का अध्ययन, अपवाद का सिद्धांत, मानसिक क्रांति, अधिकतम उत्पादन। फिर इसको इन्होंने कट किया, उसके बाद POCC लिखा, नियोजन, संगठन, समन्वय, नियंत्रण, आदेश, 2 में से 2 नंबर। अब ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कभी आंसर में कुछ त्रुटि हो जाती है, कुछ गलत चीज़ें लिख देते हो, फिर उसको काटते हो, उसके बाद सही चीज़ें लिखते हो, तो भी पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं, इसका ये मतलब हुआ है। तो कई बंदे 2021 में कुछ ऐसी चीज़ें करके आए हो, तो उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। कभी चीज़ें बाद में याद आती है, आपको सही चीज़ें बाद में याद आती है, तो भी आप लिख दीजिए, पुरानी गलत चीज़ें उसको काट दीजिए और नई अच्छी चीज़ लिख दीजिए, तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं। क्लियर? अब ये एक 5 नंबर का क्वेश्चन था, न्यायिक नियंत्रण के संदर्भ में प्रतिषेध एवं परमादेश लेख के मध्य क्या अंतर है। अब किस तरह से इन्होंने लिखा है, इन्होंने पहले प्रतिषेध को समझाया है, उसके बाद परमादेश को समझाया है और रीट क्षेत्राधिकार भी लिख दिया है। देखिए, SC अनुच्छेद 32 और हाईकोर्ट है अनुच्छेद 226। प्रतिषेध के बारे में इन्होंने क्या लिखा है, उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी रिट जिसके तहत उनके कार्य क्षेत्र के बाहर के कार्यों को करने से रोका जा सकता है। अब एक चीज़ देखिए, इन्होंने केवल एक अंतर बताया है, फिर भी इनको 5 में से 3 नंबर मिले हैं, क्योंकि इन्होंने थोड़ी सी डाइवर्सिटी, इसको आंसर को थोड़ी विविधता प्रदान की है। रेट के बारे में जो चीज़ें नहीं पूछी गई वो लिख दी है। ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 है, हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 है, ये चीज़ें एग्जामिनर को प्रभावित करती है। तो इस तरह से विविधता युक्त आंसर बनाया अगर जाता है हमारे द्वारा, तो हमको अच्छे नंबर मिलते हैं। परमादेश के बारे में लिखा है इन्होंने कि न्यायालय द्वारा जारी रिट जिसके तहत कर्तव्य पालना को सुनिश्चित करने का आदेश होता है, यह न्यायिक एवं सिविल दोनों मामलों में जारी की जा सकती है। 5 में से 3 नंबर बहुत अच्छे नंबर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रशासन की नव शास्त्रीय विचारधारा की मुख्य मान्यताओं की विवेचन कीजिए। न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पूछा गया था। इन्होंने देखिए पॉइंट वाइज इसे समझाने की कोशिश की है। मनुष्य को आर्थिक मानव के स्थान पर सामाजिक मानव मानना, संगठन में पद सोपान की कठोरता तथा नियमों के पालन की अनिवार्यता के स्थान पर लचीलापन, तथ्यों तथा विवेकशीलता पर बल, अभिप्रेरणा की वायु विचारधारा पर बल दिया गया। अब इन्हें 5 में से 2.5 नंबर इस तरह से हमें अगर लिखते हैं तो अच्छे नंबर मिलते हैं यकीनन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये 10 नंबर का क्वेश्चन था। इसमें क्या पूछा गया, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था और कई लोग इसको ठीक से अटेंड नहीं कर पाए। लिखा तो उन्होंने बहुत कुछ था, लेकिन नंबर अच्छे नहीं मिले थे। अब इस बंदे ने बहुत अच्छी चीज़ें इसमें ऐड की। देखिए, भारत की संवैधानिक व्यवस्था में संसद एवं उच्चतम न्यायालय के मध्य सर्वोच्चता के संघर्ष के संरचनात्मक एवं परिचालनात्मक पहलुओं का विवेचन कीजिए। इन्होंने क्या लिखा है, भारतीय संसद तथा उच्चतम न्यायालय के मध्य संघर्ष, मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है या नहीं, प्रमुखवाद, शंकरी प्रसाद 1951, सज्जन सिंह 1956, गोलकनाथ 1961, केशवानंद भारतीवाद 1973, मिनरवा मिल्स 1980, वामन राव 1981, कोहिलोवाद 2007, 24, 25, 42वां संशोधन उपयुक्त वादों का परिणाम, संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत। तो जो भी चीज़ इन्हें याद आ रही थी वादों से संबंधित, वो सारी इन्होंने ऐड कर दी है। फिर उन्होंने लिखा है कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं। दूसरा पॉइंट था जिसमें बेरुबाड़ीवाद 1961, LIC वाद, मदन गोपाल वाद तथा केशवानंद वाद के बाद मूल ढांचे का भाग माना। इसका अगला हिस्सा देखिए आप कि न्यायाधीशों की नियुक्तिवाद, प्रथम न्यायाधीश मामला 1982, परामर्श सहमति ज़रूरी नहीं। द्वितीय न्यायाधीश मामला 1993, 1+2 का कॉलेजियम।
तृतीय न्यायाधीश मामला 1998 1+4 का कॉलेजियम की परामर्श राष्ट्रपति मानेगा। चतुर्थ न्यायाधीश मामला 2017 NJAC एक्ट निरस्त। इसके अलावा न्यायालय की जनहित याचिका तथा न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ने भी संसद तथा न्यायालय के मध्य विवाद पैदा किए हैं। आवश्यकता यह है कि अनुच्छेद 50 के तहत शक्ति पृथक्करण लागू हो। बहुत अच्छी चीज़ें लिखी है और इस आंसर को जैसे हम पढ़ते हैं ना तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि चीज़ें समझ में नहीं आ रही, लेकिन जो एग्जामिनर चेक कर रहा है वो समझ रहा है कि इस बंदे को नॉलेज है इस बारे में, न्यायपालिका और संसद के मध्य संघर्ष के बारे में इस अभ्यर्थी को बहुत अच्छे से पता है और इसने बहुत सारे फैक्ट्स इसमें यूज़ किया। आरपीसी फैक्ट्स को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, तो अब 10 में से 6.5 नंबर इनको मिले हैं। बहुत अच्छी मार्किंग थी। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आगे इस सीरीज़ में बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।